एक जोरदार धक्का लगने के बाद अनुज उस कमरे में जाकर गिरा। एक बार को तो अनुज का दिमाग हिल गया था। वो सोचने लगा था, मैं तो यहाँ उस लड़की के लिए आया था, पर यहाँ शायद कोई और भी है। अनुज अंदर मुंह के बल पर जाकर गिरा था। गिरने की वजह से उसका सर चकरा रहा था, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पलट कर देखा तो एक स्त्री आकृति चल कर आ रही थी, जिसके पीछे से तेज रोशनी आ रही थी। अनुज की आंखों को और भी चौंधियाने पर विवश कर रही थी। उस स्त्री को देखने का मोह अनुज को उसी तरह आंखें खोलकर देखने पर विवश कर रहा था। धीरे धीरे वो लड़की आगे बढ़ रही थी। एक बार को देखने पर वो लड़की एक फिटेड जीन्स और टॉप पहने दिखाई दे रही थी। पैरों में हील्स पहने हुई थी, जिसकी आहट अनुज को सुनाई पड़ रही थी। बाल हवा में लहरा रहे थे। उसे देखने के लिए अनुज को बार बार अपनी आंखें खोल और बंद करनी पड़ रही थी, पर फिर भी वो लड़की अनुज को दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे वो लड़की जैसे जैसे पास आ रही थी, अनुज की आंखें डर से चौड़ी होती जा रही थी। मुंह खुला हुआ था, पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। एक टक अनुज उसी लड़की को घूरे जा रहा था। बड़े ही मुश्किल से उसके मुंह से एक शब्द निकला, स्नेहा। वो डर के कारण धीरे धीरे पीछे सरक रहा था और वो लड़की उसी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ा सा और करीब आने पर उसके हाथों में एक बड़े से फल वाला चाकू दिखाई देने लगा था। उस पर जो पड़ने वाली रोशनी अनुज को डराने लगी थी। अनुज के मुंह से केवल दो ही शब्द निकल रहे थे, छोड़ दो, जाने दो। पर वो लड़की चाकू से खेलती हुई धीरे धीरे अनुज की तरफ आगे बढ़ रही थी और अनुज की जिंदगी पीछे। जब वो लड़की पूरी तरह से दिखाई देने लगी, तब अनुज को समझ में आया ये सच में स्नेहा ही थी। अभी तक अनुज को सिर्फ उस लड़की के स्नेहा के होने का आभास था, पर अब ये बात साफ हो गई थी कि वो लड़की स्नेहा ही थी। अनुज ने उसको सामने देखकर कहा, स्नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो? और ये चाकू तुम्हारे पास क्या कर रहा है? स्नेहा ने गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए अनुज को घूर कर कहा, तुम तो बहुत जल्दी डर गए अनुज। उस समय तुम लोगों को डर नहीं लगा था जब तुमने विराज के साथ मिलकर मेरे माँ, पापा, भाई, भाभी और राधु के मर्डर का प्लान बनाया था। तब तुम्हें डर नहीं लगा था जब तुम आत्मानंद के साथ मिलकर उनके ऊपर तंत्र प्रहार कर रहे थे। अनुज कहने लगा, मुझे छोड़ दो स्नेहा, मैं भाई हूं तुम्हारा। स्नेहा ने एक जोरदार अट्टाहस किया और गरज कर कहा, भाई? तुम जानते भी हो भाई होता कौन है? भाई वो होता है जो अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देता है। पर तुम वो भाई हो जिसने हमेशा से मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें तो मेरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है ना? तो अब मैं तुम्हें मेरी मम्मी पापा के पास, ओह नहीं नहीं, वो तो स्वर्ग गए होंगे, क्योंकि तुम जैसे लोगों को इतने प्यार से जो रखा था। और तुम तो नरक में जाने के भी लायक नहीं हो। पर छोड़ो, और कहीं तो जा नहीं सकते तो नरक में ही जाओगे, और वहां का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ऐसा कहकर स्नेहा धीरे धीरे अनुज की तरफ आगे बढ़ने लगी। अनुज धीरे धीरे पीछे सरकते हुए दीवार से लग गया था। आगे और पीछे से सरकने का रास्ता नहीं देखकर अनुज हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज स्नेहा, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। स्नेहा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और एक भयानक हंसी हंसते हुए आगे बढ़ने लगी। स्नेहा ने बालों से पकड़कर अनुज को ऊपर उठा लिया और उसका सर दीवार पर दे मारा। अनुज के सिर से खून बहने लगा था। वो चीखते हुए सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। स्नेहा ने अपने हाथ से अनुज का बायां हाथ पकड़ लिया और हाथ को कंधे से चीरती हुई चाकू को कलाई तक ले आई। अनुज जोर जोर से चीख रहा था, पर स्नेहा से अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। उसकी हड्डियां दिखने लगी थी।
स्नेहा ने उस हाथ से दिखने वाली नसों को पकड़कर एक एक करके धीरे धीरे बाहर खींचना शुरू कर दिया। वो नसों को खींचती जा रही थी और अनुज की हृदय विदारक चीखें आसपास के माहौल में फैलती जा रही थी। उसकी चीखों से स्नेहा को बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव हो रहा था। थोड़ी देर बाद नसें अपने साथ साथ बाकी शरीर का मांस भी साथ ही लेकर खींचने लगी थी। नसों के साथ बाकी शरीर के मांस के खींचने के कारण अनुज बहुत ही जोर जोर से चीखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद दर्द के कारण अनुज का शरीर उसका साथ छोड़ने लगा था, पर स्नेहा रुकी नहीं। वो लगातार नसों को खींचती जा रही थी। अब धीरे धीरे नसें टूटने लगी थी और फर्श पर खून बिखरने लगा। अनुज का खून पूरे फर्श को लाल कर रहा था। थोड़ी देर में दर्द बर्दाश्त नहीं करने के कारण अनुज की मौत हो गई और स्नेहा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। जल्दी स्नेहा ने वहां से जाने का इरादा कर लिया था, क्योंकि ज्यादा देर रुकने पर उसके बारे में पुलिस को खबर हो सकती थी, जो उस टाइम स्नेहा के लिए ठीक नहीं था। स्नेहा ने जैसे ही चलने का निश्चय किया, उसने देखा उसके पैर के जूतों के नीचे अनुज का खून था। अगर वो ऐसे जाती तो उसके जूतों के निशान सबको दिख सकते थे, जिसके कारण स्नेहा फंस सकती थी। स्नेहा ने अपनी शक्तियों से एक जोड़ी विचित्र प्रकार के दिखने वाले जूते मंगवाए, जिनके जमीन में निशान एक बड़े से जानवर के पैर जैसे दिखे, ताकि किसी को भी स्नेहा पर शक ना हो। स्नेहा उन जूतों को पहनकर जल्दी ही बाहर निकल गई। स्नेहा ने अगला शिकार 2-4 दिन बाद करने का निश्चय किया। तब तक सबको अनुज के बारे में पता चल ही जाएगा। स्नेहा ने वो 2-3 दिन वहीं माँ के मंदिर में बिताने का निश्चय किया। इस बीच स्नेहा ने विराज पर नजर रखना शुरू कर दिया था। कब वो कहाँ जाता था, कब आता था और कब उसकी खास आदतें क्या क्या थी, इन सब पर स्नेहा वहीं मंदिर से ही नजर रख रही थी। स्नेहा को पता चला कि इस वक्त विराज के घर पर कोई नहीं था। उसके बच्चे विदेश में पढ़ते थे और उसकी पत्नी अधिकतर अपनी किटी पार्टी और क्लबिंग में बिजी रहती थी। फिलहाल वो किसी अपने मित्र मंडल के साथ मालदीव घूमने गई थी। रात के समय विराज अकेला घर पर होता था। 10 बजे के बाद नौकरों को बंगले में रहने की इजाजत नहीं थी। रोज रात में नई लड़कियों का आना जाना रहता था। दरवाजे पर एक चौकीदार 24 घंटे तैनात रहता था। मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा और बंगले के मेन डोर पर भी 2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जो हमेशा काम करते थे। जब भी कोई लड़की बंगले में आती जाती थी, उस समय कैमरे कुछ देर के लिए बंद कर दिए जाते थे। लड़कियां एक काली गाड़ी में आती थी, जिसके कांच पर ब्लैक फिल्म चढ़ी थी, जिससे बाहर वाला अंदर ना देख पाए कि गाड़ी में कौन बैठा है। ड्राइवर को भी उस लड़की की शक्ल देखने की इजाजत नहीं थी। ड्राइवर को बस उस गाड़ी को बंगले के मेन डोर के सामने रोकना होता था और विराज के फोन आने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके लड़की को जहां वो चाहे वहां वापस छोड़ कर आना होता था। इस बारे में सारी बातें स्नेहा को वहां पर गई एक लड़की से पता चली थी। अब स्नेहा का प्लान फिक्स था कि स्नेहा को किस तरह अंदर जाना था और अपना काम खत्म करके जल्दी से जल्दी बाहर निकलना था, वो भी ऐसे कि उसकी शक्ल सीसीटीवी में दिखाई न दे। स्नेहा ने हर एक जानकारी को अच्छे से एनालाइज करके अपना प्लान तैयार किया था। वहीं दूसरी तरफ आसपास के माहौल में अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी, जो एक घर की तरफ चलने पर और भी बढ़ती जा रही थी। किसी ने उस दुर्गंध के बारे में पुलिस को खबर कर दी थी। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। ये वही घर था जहां अनुज की हत्या हुई थी। गर्मी के कारण 2 ही दिन में शरीर से बदबू आने लगी थी। गर्मी के कारण बॉडी जल्दी ही डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। पुलिस ने घर में कदम रखा तो एक बदबू का भभका बाहर निकला। उसके कारण सभी लोगों को अपनी नाक रुमाल से अच्छी तरह से बंद करनी पड़ गई। धीरे धीरे पुलिस ने पैनी नजर रखते हुए अंदर जाना शुरू किया। वहां पर उन्होंने जमीन पर अजीब से पैरों के निशान मिले। अंदर जाने पर एक बॉडी जिससे खून बहकर सूख गया था,
शरीर की नसें बाहर बिखरी पड़ी थी। आंखें डर के कारण फैली हुई थी, पर उनमें कीड़े लग चुके थे। उस बॉडी को देखकर एक बार को तो पुलिस वालों को भी डर लग गया था। इतनी विभत्सता कोई कैसे दिखा सकता है? सभी यही सोच रहे थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, इसे चेक करो और देखो कि कोई आईडी या कुछ फोन वगैरह है इसके पास या नहीं। कांस्टेबल ने उस बॉडी को चेक किया। उसके पास से एक फोन बरामद हुआ जिसमें मां की लगभग 80 मिस कॉल थी और भी नंबरों से मिस कॉल थी। इंस्पेक्टर ने मां वाले नंबर पर फोन लगाकर उन्हें अनुज के बारे में बताया। थोड़ी देर में एक काली गाड़ी वहां झटके से आकर रुकी। उस गाड़ी से अखिलेश, राहुल और गीता बदहवास से भागते हुए अंदर पहुंचे। अंदर उस बॉडी को देखकर गीता चीख पड़ी, अनुज, और चिल्लाकर बेहोश हो गई। अखिलेश भी एक बार को चक्कर खा के गिरने वाले स्थिति में थे कि एक पुलिस वाले ने उन्हें संभाल लिया। राहुल भी एक बार को उस सबको देखकर सकते में आ गया था। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 2 दिन से अनुज इसलिए घर नहीं लौटा था। अनुज ऐसा कई बार कर चुका था। अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ बिना बोले बाहर निकल जाता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि अनुज के साथ ऐसा कुछ हादसा भी हो सकता था। पुलिस ने उनसे जरूरी पूछताछ की। इंस्पेक्टर ने पूछा, आप लोगों को कैसे पता नहीं कि अनुज कहां और कब गया था? वो आप लोगों को बिना बताए ही निकल जाता था। तो अखिलेश जी ने बताया, अनुज हड़बड़ी में बाहर निकला था। बाहर निकलते समय अरुणा जी, मेरी पत्नी, से टकराया था। अरुणा जी ने उससे पूछा भी था, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया था कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, उसी की सहायता के लिए जा रहा हूं, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। फोन कॉल के बारे में पता चलने पर पुलिस ने अनुज के फोन को चेक किया। फोन में चेक करने पर एक अननोन नंबर उन्हें मिला था जो किसी भी जानकारी के लिए उपयुक्त नहीं था। पुलिस ने खाना पूर्ति करके इस केस को बंद करना ही ठीक समझा, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी सबूत, कोई भी जानकारी उनके हाथ नहीं लगी थी, सिवाय उन अजीब से पैरों के। गीता जी की हालत रो रो कर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। घर में भी मातम पसर गया था। सभी ने गीता जी को चुप कराने का प्रयास किया, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अखिलेश जी ने जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जी बस करो। आपको नहीं पता कि अनुज की हरकतें कैसी थी। हो सकता है किसी लड़की के चक्कर में उसके भाइयों ने अनुज की ये दुर्दशा की हो, क्योंकि जितनी बेरहमी से उसे मारा गया है, शायद अनुज ने उसकी बहन के साथ उतनी ही बेरहमी की हो। इस पर राहुल और अरुणा जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। थोड़ी देर बहस और बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकला कि विराज के गुरुजी से मिलकर अनुज की मौत के बारे में बात करनी चाहिए। आत्मानंद जी के बारे में बात सुनकर गीता जी को थोड़ी तसल्ली हुई थी। उसे लगा था कि शायद अनुज के बारे में अब कुछ पता चल जाएगा। अखिलेश ने विराज को कॉल किया। 1-2 रिंग्स जाने पर विराज ने फोन उठाया। विराज, हेलो। अखिलेश जी, हेलो विराज जी, मैं अखिलेश बोल रहा हूं। हमें आपके गुरुजी आत्मानंद जी से मिलना है। विराज कहता है, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब गुरुदेव नहीं रहे। किसी ने उनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। यह सुनकर अखिलेश की हालत खराब हो गई और उसके हाथ से फोन गिर पड़ा। सभी लोग अखिलेश को ऐसे देखकर घबरा गए थे। जल्दी से राहुल ने फोन उठाया और विराज से बात करना शुरू कर दिया। कुछ देर हाँ हूं के बाद राहुल ने यह कहते हुए फोन रख दिया, हम कल आपसे आपके घर पर मिलते हैं। फोन रखते ही गीता जी अरुणा जी से घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ है? तब राहुल ने कहा, किसी ने आत्मानंद जी की हत्या बहुत ही बेरहमी से कर दी है। इस बारे में विराज को भी कोई जानकारी नहीं है कि उनकी हत्या किसने की है। विराज भी इस समय बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। मैंने उन्हें कह दिया है कि कल हम सुबह 12 बजे उनके घर उनसे मिलने आ रहे हैं। रात को 10 बजे
विराज के घर के बाहर एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी आकर रुकी। उसके कांच पर ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ी हुई थी, जिसके अंदर कौन है ये बाहर वाले को दिखाई नहीं देता था। 5 मिनट बाद उस गाड़ी का पीछे वाला दरवाज़ा खुला और एक पैर बाहर निकला। वो पैर किसी खूबसूरत लड़की का लग रहा था, जिसने गोल्डन कलर की 6 इंच की हील्स पहनी हुई थी। उसके बाद धीरे से वो लड़की बड़ी खूबसूरती से अदा के साथ गाड़ी से बाहर निकली। 5 फुट 9 इंच लंबी, गोरा रंग, कमर के नीचे लहराते हुए काले बाल और नीली आंखें, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और कातिल मुस्कान। मेकअप उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। नाक में एक डायमंड नोज रिंग चमक रही थी। रेड कलर का स्किन फिटेड गाउन पहना था, जिसमें उसका फिगर बहुत ही खुलकर दिखाई दे रहा था। गाउन के नेक डीप था, जिससे उसके क्लीवेज दिखाई दे रहे थे। गाउन में लेफ्ट पैर की तरफ एक डीप स्लिट थी, जिससे उसकी खूबसूरत टांग लगभग पूरी तरह दिखाई दे रहा था। उसके ब्रांडेड परफ्यूम की भीनी भीनी सुगंध किसी को भी मदहोश करने में सक्षम थी। गाड़ी से उतरकर ही अपने बालों को एक अदा से झटका दिया और लहराते हुए मेन डोर की तरफ चल दी। अपनी लंबी नेल पॉलिश लगी उंगलियों को लहराते हुए अपना नाखून से डोर बेल को बजाया। बेल के बजते ही एक बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक धुन निकलकर आसपास के माहौल में घुल गई। जल्दी ही ये दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा विराज ने ही खोला था। उस लड़की को देखते ही विराज की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया था। जब विराज ने दरवाज़ा खोला था, तब वो लड़की बहुत ही खूबसूरती से दरवाजे की चौखट का सिरहाना लेकर खड़ी थी। उसके लेफ्ट पैर को बहुत ही खूबसूरती से एक तरफ टिकाया हुआ था, जिसके कारण उसके गाउन से उसका पूरा पैर ही बाहर दिखाई दे रहा था। विराज उसे वैसे ही मुंह खोलकर देखे जा रहा था। उस लड़की ने बहुत ही दिलकश आवाज में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ऐसे ही दरवाजे पर मेहमान को खड़ा रखा जाता है आपके यहाँ, या फिर आप नहीं चाहते कि मैं अंदर आऊं? अगर ऐसा है तो मैं वापस चली जाती हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की झटके से वापस पलट गई। उसके पलटने पर विराज को होश आया कि वो कितनी देर से ऐसे ही उसे मुंह खोलकर देखे जा रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर लड़की का हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने विराज के हाथ को देखा और एक मोहक मुस्कान के साथ तिरछी नजर विराज पर डाली। उस लड़की को ऐसा करते ही विराज एकदम हड़बड़ा गया और उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटते ही वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। विराज फिर उसे देखते ही खो गया। अब की बार लड़की ने विराज के मुंह के सामने चुटकी बजाई और पूछा, आप हमेशा बार बार ऐसे ही खो जाते हैं या फिर आज ही कुछ खास बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस तुम्हें देखकर ये सोच रहा था, इतनी खूबसूरत लड़कियां इस धरती पर कब से भगवान भेजने लगे। मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। उस लड़की ने एक जोरदार चुटकी विराज को काटी। विराज एकदम से आउच बोलकर उछल पड़ा। वो लड़की फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, आप मुझे यहीं दरवाजे पर खड़ा रखने वाले हैं या फिर अंदर आने के लिए भी कहेंगे? विराज ने कुछ हकला कर कहा, अब सॉरी प्लीज कम, कहते हुए अपने हाथों को बालों में फेंकने लगा। उस लड़की को सोफे पर बैठने का इशारा किया। लड़की ने बहुत ही शानदार तरीके से एक राजकुमारी की तरह एक पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठ गई। बैठने पर गांव की स्लिट से उस लड़की की दोनों टांगे दिखने लगी थी। विराज उसे देखकर अपने होश खोता जा रहा था। लड़की ने फिर उसे टोका, आई थिंक कि मुझे ऐसे ही वापस जाना होगा। उसकी आवाज सुनकर विराज को थोड़ा सा होश आया तो उसने पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगी? विस्की, वोडका, रम या फिर कुछ स्पेशल चॉइस है आपकी? लड़की ने गहरी नजर विराज की तरफ डालकर एक गहरी आवाज में कहा, जो भी आप खुद से मुझे पिलाना पसंद करेंगे। विराज का दिल खुशी से उछल पड़ा।
फिर भी नासमझ बनते हुए एकदम से हैरानी से पूछा, पिलाना पसंद करेंगे? क्या मतलब है आपका? लड़की ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, इतने भी बुद्धू तो नहीं हैं आप। और फिर हंस पड़ी। विराज ने एक जिन का पैक बनाया और उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। विराज ने वो ग्लास लड़की की तरफ बढ़ाया तो लड़की ने पूछा, आप नहीं पिएंगे? आप मुझे कंपनी नहीं देंगे? क्यों नहीं, जब मैं आपको अपने हाथों से पिला सकता हूं तो हम एक ग्लास शेयर नहीं कर सकते? विराज ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। क्यों नहीं, हम यहां केवल ग्लास शेयर करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। लड़की की आवाज में मदकता भरी हुई थी। उसकी बातें सुनकर विराज ने वो ग्लास वहीं रख दिया और लड़की का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम की तरफ चल दिया। बेडरूम बहुत ही बड़ा और हवादार था। दरवाजे के सामने एक गोल बेड लगा हुआ था जिस पर वाइट रंग की फ्रिल वाली चादर बिछी हुई थी। कुछ हार्ट शेप के लाल कुशन बेड पर पड़े थे। बेड के पीछे की दीवार पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की एंटिक पेंटिंग लगी थी। उस पेंटिंग में लड़की ने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर विराज की मानसिकता का पता चल रहा था। एसी की ठंडक से पूरा कमरा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो रहा था। अरोमा कैंडल साइड टेबल पर जल रही थी जिसने पूरे कमरे में एक भीनी भीनी खुशबू बिखरी हुई थी। एक ग्रामोफोन से बहुत ही मध्यम आवाज में एक म्यूजिक बज रहा था। एक तरफ दीवार पर बड़ा सा वार्डरोब बना हुआ था। उसी के पास वाला दरवाजा बाथरूम का था। बहुत ही शानदार माहौल था उस कमरे का। लड़की ने जैसे ही उस कमरे में अपना पैर रखा, विराज ने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने कहा, विराज जी, कुछ पिलाएंगे नहीं? नीचे भी आपने सिर्फ ग्लास ही दिखाया था। विराज ने तुरंत वहां के कैबिनेट से विस्की की एक बोतल निकाली और कहा, उप्स, ग्लास तो है नहीं। वेट, मैं लेकर आता हूं। लड़की ने कहा, ग्लास की क्या जरूरत है, बॉटल है ना। ऐसा कहकर लड़की ने विराज से बॉटल खोलने का इशारा किया। जैसे ही विराज ने बॉटल खोली, लड़की ने विराज का हाथ पकड़कर बॉटल उसके मुंह से लगा दी और आंखों से इशारा किया बॉटल खत्म करने का। विराज ने एक ही सांस में बॉटल खत्म कर दी। धीरे धीरे विस्की विराज के सर पर चढ़ने लगी थी। लड़की ने अदा से हंसते हुए विराज को बेड पर ढकेल दिया। विराज उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस बार लड़की कूदकर विराज के छाती पर चढ़ गई। विराज केवल उसे मुस्कुरा कर देखे जा रहा था। लड़की ने अपने गाउन के बैग से एक पतला लंबा चाकू धीरे से निकाला। विराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो नासमझी से उस लड़की की तरफ देख रहा था। लड़की ने वो चाकू विराज के चेहरे से लगाया और धीरे से गले से होते हुए उसके सीने पर ले आई थी। विराज समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा था। उसने हकलाते हुए लड़की से पूछा, कौन हो तुम और क्या कर रही हो तुम? लड़की ने जहर भरी मुस्कान के साथ विराज को देखते हुए कहा, कितनी बुरी यादाश्त है। इतना बड़ा बिजनेस लोगों को अपने रास्ते से हटाकर बनाया है क्या? विराज की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। वो हिलने की कोशिश करने लगा पर विस्की के उसके सर पर चढ़ने के कारण ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। लड़की ने कहा, याद करो, शायद तुम्हें याद आ जाए। विराज अपनी यादाश्त पर जोर डालने लगा पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लड़की फिर दोबारा कहने लगी, स्नेहा, स्नेहा कहते हैं मुझे। उसका नाम सुनकर विराज के माथे पर पसीने की बूंद चमक आई और घबरा कर कहने लगा, क्या चाहती हो? क्या चाहती हो मुझसे? स्नेहा ने कहा, बदला, और तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? ऐसा कहकर स्नेहा ने उसकी पसलियों पर एक एक कट लगाना शुरू कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे मछली पकाते समय उसमें चीरे लगाकर
उसके कांटे निकाले जाते हैं। बस अब पसलियां निकालने का समय था। उसके एक कट के लगते ही विराज जोरों से चीख उठा। पर उसकी बदकिस्मती, नौकरों को किसी भी हाल में रात को घर में आने की इजाजत नहीं थी। एक बार किसी ने गलती से घर में कदम रखा था तो उसकी सजा उसे अपने पैरों को खोकर चुकानी पड़ी थी। इसलिए कोई भी नौकर उस घर में नहीं आता था। यही बात स्नेहा के लिए एक वरदान साबित हुई थी। स्नेहा ने उसके सीने पर कई कट लगाए और हर एक कट से धीरे धीरे उसकी पसलियां बाहर निकलने लगी थी। पसलियों के साथ साथ बाहर आ रही थी विराज की चीखें। धीरे धीरे उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने लगी थी। स्नेहा ने एक एक करके पसलियों को खींचकर तोड़ना शुरू कर दिया था। विराज की सांसें धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही थी। जल्दी ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। स्नेहा ने जब देखा कि विराज मर गया था तो उसने एक हिकारत भरी नजर विराज पर डालकर बेड से नीचे उतर गई। नीचे उतरकर स्नेहा ने उस चाकू को वापस से अपनी ड्रेस में छुपा लिया और बिना किसी चीज को छुए वापस मुड़ गई। स्नेहा ने बेडरूम का दरवाजा बंद देखा तो मुड़कर वहीं रखा एक नैपकिन उठा लिया और बेडरूम की चिटकनी खोलकर बाहर आ गई। मेन डोर जब वो आई थी तभी से खुला हुआ था। स्नेहा ने अपना मुंह स्कार्फ से ढका और काला चश्मा पहनकर बंगले से बाहर की तरफ चल दी। चौकीदार ने उससे कहा, मैडम रुकिए, मैडम, मैं अभी ड्राइवर को बोलकर आपको जहां जाना है वहां छुड़वा देता हूं। स्नेहा ने हाँ बोलते हुए ड्राइवर का इंतजार करने लगी। जल्दी ही ड्राइवर वो काली कार लेकर स्नेहा के सामने खड़ा था। चौकीदार ने आगे बढ़कर स्नेहा के लिए दरवाजा खोल दिया। स्नेहा गाड़ी में बैठकर बाहर चली गई। बाहर जाकर स्नेहा ने ड्राइवर से एक पानी की बोतल लाने के लिए कहा। स्नेहा ने पूछा, ड्राइवर भैया, आप मेरे लिए पानी की बोतल ले आएंगे? ड्राइवर ने कहा, क्यों नहीं मैडम, अभी लाता हूं। ऐसा कहकर गाड़ी से बाहर निकल गया। स्नेहा ने नैपकिन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी में की सीट से और दरवाजे पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटाए और दरवाजा खुला छोड़कर बाहर निकल गई। ड्राइवर ने आकर देखा तो गाड़ी खाली थी। उसने अपने कंधे उचका दिए और वापस बंगले की तरफ लौट गया। सुबह जब अखिलेश, राहुल, गीता और अरुणा विराज के बंगले पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। वहां पुलिस को देखकर अखिलेश का दिमाग एकदम से ठंडा पड़ गया। वो लोग भागते हुए अंदर की तरफ पहुंचे। पुलिस वाले वहां के नौकरों से पूछताछ कर रहे थे। फॉरेंसिक की टीम पूरे घर में फिंगरप्रिंट्स और सबूत ढूंढने में लगी थी। अखिलेश ने इंस्पेक्टर से पूछा तो उसे पता चला कि विराज को किसी ने बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। अखिलेश बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे, इतने ज्यादा कि बिना कहे, बिना विराज की बॉडी को देखे परिवार को लेकर चुपचाप बाहर निकल गए। इतने बड़े बिजनेस पर्सन की हत्या की खबरें चारों तरफ फैल गई। मीडिया भी चारों तरफ अपनी अपनी लाइव कवरेज दिखाने के लिए वहां पर जमा हो रखी थी। वो लोग जल्दी से बाहर चौकीदार के पास पहुंचे तो पता चला कि रात को कोई लड़की आई थी और सुबह विराज की लाश ऐसी हालत में मिली। अखिलेश को यह निश्चित हो गया था कि कोई तो है जो उनके पीछे पड़ गया था, पर वो कौन था उस बारे में अभी कोई भी ठोस सबूत नहीं थे। वो लोग वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिए।